अच्छा, फिर हम चलते हैं जनाब यहाँ पे व्हाइट किंग की तरफ, रेड रबर की तरफ और ब्लैक डेथ। कंट्रीज जो थे जैसे कि फ्रांस, नेदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, दैट एक्वायर्ड लार्ज एम्पायर्स एक्सप्लॉइटेड बोथ लैंड एंड पीपल। ये वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स के जो है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, लेकिन इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था लैंड और पीपल को। However, some measures to protect the rights to oversee subject were introduced, right of women and men to vote, protecting against industrial exploitation was making child labor illegal and improving employment conditions. Some of these rights were followed in African colonies, but not by Leopold. Leopold had to give up the Congo to Belgium in 1908 as a result of the international campaign exposing Leopold's activities in the Congo. द आइवरी ट्रेड, ये थी जनाब बेसिक जिसकी वजह से कॉन्गो की तरफ सफर किया गया। Most Europeans in 1890s felt that African people needed exposure to European culture and technology to become more evolved. अब क्या हुआ कि यूरोपियंस को थोड़ा सा ये एहसास होने लगा कि ये जो अफ्रीकन पीपल्स है ना, दे नीडेड एक्सपोजर टू यूरोपियन कल्चर, कि उनको शायद जो है उनको हमारे कल्चर की जरूरत है, यूरोपियन कल्चर की, और हमारी टेक्नोलॉजी को टू बिकम मोर एवॉल्व। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नोन एज वाइट मैन्स बर्डन, यानी कि वो चाह रहे थे कि जी शायद उनको ये लगा कि पूरी दुनिया चाह रही है कि हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट हो, पूरी दुनिया हम यूरोपियन कल्चर को फॉलो करना चाह रही है या उसको जानना चाह रही है। तो इसको वो कहता है ये व्हाइट मैन्स बर्डन था। एंड द फॉरवर टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी एंड कॉमर्स टू अफ्रीका ग्रू। इन रिटर्न टू दीज बेनिफिट्स द यूरोपियन एक्सट्रैक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ आइवरी, और इन रिटर्न जो है ऑफ दीज बेनिफिट्स, यानी कि ये जो व्हाइट मैन बर्डन था, यूरोपियन ने ह्यूज अमाउंट ऑफ आइवरी जो है वो एक्सट्रैक्ट की, कहाँ से? कॉन्गो से। यूजेस ऑफ आइवरी इन 1890, यहाँ पे देखिए बेटा ये हाथी को काटा जा रहा है और उससे क्या चीज चाहिए इनको? आइवरी चाहिए। ये हाथी दांत है और ये बहुत महंगा होता है। ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स, पियानो कीज, बिलियर्ड बॉल्स। From 1888 to 1892, the amount of ivory exported from the Congo rose from 13,000 pounds to more than 250,000 pounds. 1892, Leopold declares all natural resources in Congo are his sole property. Again वही बात आ गई, power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely. जब वो वहां पे चले गए, उन्होंने वहां कॉलोनी बना ली अपनी, उन्होंने उस एरिया को कॉलोनाइज कर लिया, वहाँ के लोगों को उन्होंने जो है उनको गुलाम बना लिया। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्गो के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस वक्त भी अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको जो इंपीरियलिस्टिक नेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ठेके लिए हुए हैं, वो हमारे ही लोगों को पैसे देते हैं। ठीक है, हमारी पाकिस्तानियों को उन्होंने उन कंपनीज ने, उन बड़ी बड़ी कंपनीज ने उस रॉ मटेरियल के करीब या उन एरियाज के करीब जो उन्होंने गैस कंपनीज एंड ऑयल कंपनीज खोली हुई हैं, वो हमारे ही लोगों को वहाँ पे चीप लेबर पे रखते हैं और वहाँ से वो सारा ऑयल निकाल लेते हैं। क्रूड ऑयल बाहर चला जाता है, सोना बाहर चला जाता है, बड़ा कुछ बाहर जाता है। यहाँ पे भी उसने यही किया। ठीक है, दिस गेम, मैंने आपको कहा था ना जो गुलाम कौमें होती है ना वो सारी उम्र गुलाम ही रहती हैं, तो सेम इज द केस विद अस। दिस गेव द बेल्जियंस फ्री regain to take whatever they wanted however they wished. Trade expands, new stations are established farther and farther away. Belgian atrocities in Congo. Reports of these atrocities reached the European Republic, leading to an international movement protesting the Belgian presence in Africa. These acts, reflected in Heart of Darkness, continued despite an order by Leopold II that they cease. Heart of Darkness was an important literary intervention into the emerging debate about atrocities in the Congo. Edmund Dane Morel, who founded the Congo Reform Association in 1904, described Conrad's story as the most powerful thing ever written in the subject. For Morel,
the title became synonymous with the tortured African world of Congo that suffered under the autocratic rule of King Leopold, a man model described as a great genius for evil. Order in the midst of cow, HOD's Heart of Darkness का ये लिखा हुआ है HOD Heart of Darkness structure. Pattern of three chapters है इसके अंदर. 3 times Marlowe break off the story. 3 दफा जो है वो break off करता है. 3 stations हैं. 3 women हैं. Aunt, mistress, intended. ठीक है, 3 ही इसके अंदर. 3 central characters हैं. Kurtz, Marlowe and narrator. 3 characters with names. 3 views of Africa, political, religious, economic. ये तो हमने गुलिवर्स ट्रैवल्स में भी पढ़ा था. नैरेटिव स्टाइल देख लेते हैं. हार्ट ऑफ डार्कनेस में क्या था? फ्रेम नैरेटिव, स्टोरी विद इन स्टोरी. स्टोरी के अंदर ही स्टोरी चलती है विद नैरेटर एंड मार्लो. ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लॉट एंड सब प्लॉट. आपने प्लॉट तो पढ़ा था कि एक ही स्टोरी चल रही है, लेकिन स्टोरी के साथ एक सब साइडेड स्टोरी चल रही होती है, उसको कहते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी या प्लॉट विद सब प्लॉट. सर्कुलर स्ट्रक्चर mimics oral storytelling. Readers sit down with the sailor ready to hear myth or quest. और सर्कुलर स्ट्रक्चर इसका ये है कि ओरल स्टोरी टेलिंग है, यानी कि कोई इंसान जो है वो कहानी सुना रहा है. रीडर्स जो है वो सेलर्स हैं, रीडर्स जो है वो सेलर्स के दरमियान बैठ जाते हैं और रेडी टू हेयर मिथ और क्वेस्ट, और वो रेडी होते हैं कि वो मिथ और क्वेस्ट को सुने. लाइट एंड डार्क है, मोटिव, सिंबल्स, ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल. नैरेटिव स्टाइल है हार्ट ऑफ डार्कनेस में. फ्रेम नैरेटर है, द स्टोरी विद इन अ स्टोरी टेक्निक, डिस्टेंसेस कॉनराड एज ऑथर. रीडर्स आर unsure whether they are reading the tale second or third hand. Difficulty in distinguishing whether the opinion expressed are Conrad's own or the narrator's. The book is divided into 3 chapters that indicate changes as Marlowe's attitude towards Kurtz or the idea of the Kurtz. बुक जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो कि इंडिकेट कर रही है चेंजेस इन मार्लो एटीट्यूड टुवर्ड्स कर्ट्स. मार्लो कर्ट्स के बारे में सोचता क्या है और क्या वो एक्सपेक्ट करता है और कर्ट्स एंड में क्या निकलता है, ये वाली स्टोरी है. और द आइडिया ऑफ द कर्ट्स. चैप्टर 1 मार्लो बिगिंस टू बिल्ड अ पिक्चर ऑफ कर्ट्स फ्रॉम द अदर पीपल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम. चैप्टर 1 में जो है मार्लो जो है एक पिक्चर बनाता है, मतलब एक जहन में, दिमाग में एक पिक्चर बनाता है कर्ट्स की फ्रॉम अदर पीपल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम. जो लोग उसको बताते हैं कि भाई कर्ट्स जो है वो इतना अजीम इंसान है. अब देखते हैं मार्लो किधर किधर जाता है, किस किस चीज को जानता है, कौन कौन सी डार्कनेस तक वो पहुंचता है. उसने कर्ट्स के बारे में बहुत तारीफें सुनी होती है. अगर उसको कॉन्गो जाने का शौक होता है ना, तो उसको कर्ट्स से मिलने का भी बहुत शौक होता है. की चीज नहीं, अपने माइक्स बेटा चेक कीजिएगा. क्लास में मोहसिन खान आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज. अच्छा, फिर वो कहता है कि बुक जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड होती है. कर्ट्स के बारे में मार्लो ने बहुत सारी तारीफें सुनी होती, बहुत कुछ सुना हुआ होता है. ठीक है, मार्लो को अपने ऊपर भी बड़ा नाज होता है कि भाई मैं एक बेल्जियन कंपनी से हूँ, मैं वाइट हूँ, मैं वहाँ के लोगों को सिविलाइज करने जा रहा हूँ, मैं उनकी ब्रूटैलिटी को खत्म करने जा रहा हूँ, सुप्रेस करने जा रहा हूँ ऑल द सेवेज कस्टम. मतलब उसको एक नाज होता है. लेकिन लेट्स सी क्या वो उस एम पे अपने पूरा उतरता है, या वो कर्ट्स को ऐसा करते देखता है या नहीं देखता. अच्छा, फिर वो कहता है चैप्टर 2 सीज मार्लोज ग्रोइंग ऑब्सेशन विद मीटिंग एंड टॉकिंग विद कर्ट्स. चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि मार्लो के अंदर ना वो एक ऑब्सेशन, उसके अंदर क्यूरियोसिटी विद मीटिंग एंड टॉकिंग विद कर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इतनी उसने तारीफें सुनी होती हैं, वो चाहता मैं एक दफा किसी तरह कर्ट्स से मिलूं, इतना अजीम वो इंसान है, मैं उससे जरूर मिल के आऊंगा. इन चैप्टर 3 मार्लो एंड कर्ट्स एक्चुअली मीट. अब लास्ट चैप्टर में ना जब वो इनर स्टेशन में पहुंचता है तो फाइनली वो कर्ट्स से मिलता है. नेक्स्ट स्लाइड नंबर 24. नैरेटिव स्टाइल इन HOD. The book has a distinct circular structure.
The first narrator begins and ends the novel in the same evening while on the boat moved on the theme. बुक जो है उसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हैज अ डिस्टिंक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर. सर्कुलर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई, लंदन से शुरू हुई, थेम्स रिवर से शुरू हुई और थेम्स रिवर पे आके खत्म हो गई, जिसको इसको कहते हैं हम कि सर्कुलर स्ट्रक्चर है. द फर्स्ट नैरेटर बिगिंस एंड एंड द नॉवल इन द सेम इवनिंग. दूसरी चीज ये कि उसी रात, उसी मतलब फर्स्ट नैरेटर जो है वो कहानी सुनाता है और एंड करता है सेम इवनिंग में, while on the boat moved on the Thames, जबकि बोट जो है थेम्स के ऊपर चल रही होती है. Darkness, excess, madness, destruction is not only in the jungle but everywhere, even in London. Darkness हर जगह है, सिर्फ जंगल में नहीं होती बल्कि हर जगह होती है, even in London. लंदन के लोग कहते थे कि शायद हमारी जो स्टेट है that is the state of light, that is the state of lightness, that is the state of bliss. और वो अफ्रीकन्स को अपनी नजर से क्या देखते थे कि वो ब्लैक्स हैं, वहां पे हर चीज डार्क है. तो वो कहते हैं कि ये डार्कनेस, एक्सेस, मैडनेस, डिस्ट्रक्शन ये सिर्फ जंगल में नहीं होती, हर जगह होती है, यहाँ तक कि लंदन में भी है. हालांकि वहां पे जंगल नहीं है लेकिन वहां पे भी है. विच वॉज द हार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हार्ट है, एंड इट्स कॉलोनियलिज्म. There is a clear progression downward to hell that recalls Dante Inferno and perhaps also Hamlet's descent into madness. यहाँ पे देखें, ये आपको एक छोटा सा दिखा रही हूँ, एक डायग्राम है. यहाँ पे देखें, that is a black heart. ठीक है, ब्लैक हार्ट उन्होंने बनाया हुआ है. This is a black heart. और इसके इर्द गिर्द क्या है, मीगर ऑफ सेंट्रल स्टेशन, वहां पे जो है मैनेजर ऑफ सेंट्रल स्टेशन है, ब्रिक मेकर जो है वहां पे वो आपको मिलेगा. अब उसके बाहर देखें, आउटर स्टेशन है जहां पे आपको चीफ अकाउंटेंट मिलेगा, शेलिंग द बुश, अफ्रीका. ये सब इसकी स्टोरी के पार्ट्स हैं. मार्लो है, वो ब्रसल से आता है, ब्रसल में वो डॉक्टर से मिलता है, वहां पे उसको आंट जो है वो उसको भेजती है जो उसकी रिलेटिव होती है. कंपनी ऑफिसेज में वो जाता है. कहानी शुरू होती है आउटर स्टेशन से. आउटर यानी कि लंदन, द नेली, द नैरेटर, मार्लो. ठीक है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है और टुवर्ड्स दिस हार्ट ऑफ द डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ वो जा रहा है. अच्छा, इधर देखिएगा, अब हम बाहर की तरफ से थोड़ी सी स्टोरी को समझना शुरू करते हैं. लंदन, द नेली, द नैरेटर, मार्लो. फिर क्या है, मार्लो जो है वो ब्रसल में जाता है, कंपनी ऑफिस जिसको हम आउटर स्टेशन कहते हैं, कंपनी ऑफिस में जाता है, डॉक्टर से मिलता है और आंट के थ्रू वो जाता है. कहाँ जाता है? आउटर स्टेशन में. जब वो पहुंचता है वहां पे वो किस किस से मिलता है? जब वो अफ्रीका के आउटर स्टेशन में पहुंचता है, कंपनी स्टेशन से वो आउटर स्टेशन पहुंचता है, आउटर स्टेशन में वो चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, उसको शेलिंग द बुश वो फेस करनी पड़ती है अफ्रीका में. सेंट्रल स्टेशन में जब वो पहुंचता है तो वो मैनेजर से मिलता है और एक ब्रिक मेकर से मिलता है. और ये जो ब्लैक कलर का हार्ट है दैट इज द इनर स्टेशन. ठीक है, और उसको उन्होंने वो उसका, अब देखते हैं ब्लैक हार्ट किस किस का होता है. कर्ट्स का होता है, मार्लो का होता है, किस किस का होता है. जो जो उस इनर स्टेशन की तरफ जाते हैं देखते हैं उनका हार्ट कितना ब्लैक होता है. हार्ट ऑफ डार्कनेस, मोटिव्स. मोटिव्स देख लेते हैं इसके क्या क्या यूज हुए हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स. डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस उसकी क्या क्या शो करेगी? प्राइमिटिव इम्पल्सेस. प्राइमिटिव किसे कहते हैं? वो जो तकियानूसी ख्यालात के पुराने लोग. प्राइमिटिव इम्पल्सेस हमने कहाँ देखी? कर्स, प्रीवियस कैप्टन, एक्सेट्रा. क्रुएलिटी ऑफ मैन, वो किसको शो कर रहा है? कर्स और कंपनी जो है वो क्रुएलिटी ऑफ मैन को शो करेगी. इमोरलिटी, एमोरलिटी, कर्स. कर्स की इमोरलिटी एंड एमोरलिटी दोनों कर्स की हम कर्स जो है वो शो करेगा कि कर्स कितना मॉरल है और कितना इमोरल है. लाइज, हाइपोक्रेसी, झूठ देखेंगे हम, हाइपोक्रेसी देखेंगे. और मार्लो जो है वो कहता है वो बहुत ज्यादा झूठ के खिलाफ होता है, लेकिन एंड में देखते हैं कि मार्लो भी क्या सच्चा रहता है हार्ट ऑफ डार्कनेस से वापस आके.
इम्पेरियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, पावर करप्ट्स, ठीक है। इम्पेरियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन जो है वो और पावर दोनों जो है करप्ट करती हैं नेशंस को। सेवेज वर्सेस सिविल, अब सेवेज वहां पे डार्कनेस को यानी कि सेवेज वहां की अफ्रीकन्स को कहा गया और सिविल लंदन के लोगों को कहा गया, बट लेट्स सी कि कौन सेवेज था और कौन कितना सिविल था। रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन जो है वो सिविलाइजेशन, एक्सप्लॉइटिव ऑफ वुमेन, civilization as a binding and self-perpetuating force, physical connected to psychological barriers, इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें थी। फॉग थी, थिक फॉरेस्ट थी, यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए मार्लो को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, वो बैरियर्स हम देखते हैं कि फॉग की वजह से वो स्टक हो गया था रिवर थेम्स में, और थिक फॉरेस्ट की वजह से। रिवर्स जो हैं वो क्या है, कनेक्शन टू पास्ट, पैरेलल टाइम एंड जर्नी, वो कनेक्शन है पास्ट का, पैरेलल टाइम और जर्नी। फॉस्टरिंग कनेक्शंस, जियोग्राफी, वेदर, इलनेस और डिजीज, बाइबल और माइथोलॉजिकल इल्यूजन, क्वेस्ट, symbols, eating as communion, irony। यहाँ पे देखें ये हार्ट ऑफ डार्कनेस है। अभी शायद आपको ये चार्ट समझ ना आए, लेकिन जब आप इसकी समरी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे ये जो मार्लो है ये इंटरकनेक्टेड है इन सारे लोगों के साथ। मार्लो जो है वो फैसिनेटेड है कर्ज से, ठीक है। अकाउंटेंट से उसने कर्ज के बारे में बातें सुनी थी, ठीक है। सस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर, ठीक है, इस मैनेजर पे उसको शक था। मैनेजर जो है वो कर्ज से नफरत करता था, कर्ज जो है वो मैनेजर को डिस्पाइज करता था, ठीक है। फिर जो है अकाउंटेंट्स जो है वो वांट्स टू इम्प्रेस कर्ज, अकाउंटेंट चाहता था कि कर्ज इम्प्रेस हो जाए और उसको और ज्यादा आइवरी मिले। अच्छा, फिर यहाँ पे हार्लीक्विन, वर्शिप लाइक गॉड, तो वहां के जो हार्लीक्विन थे वो वर्शिप करते थे कर्ज को, डेमी गॉड बना लिया था। मैंने आपको कहा था ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, इन लोगों ने ये जो कर्ज है ये इंपीरियलिस्टिक नेशन को शो कर रहा है। और लेट्स सी कर्ज ने वहां जाके क्या किया, क्या वो उसने वहां पे क्रूएलिटी बेस्ड काम किए, या उसने वाकई उन लोगों को सेवेजेस से निकालने के लिए, या उन सेवेजेस का वो पार्ट बन गया। लेट्स सी क्या करते हैं। कर्ज जो है इज डिवोटेड टू द इंटेंडेड, ये जो इंटेंडेड है ना ये डिवोटेड थी कर्ज, इंटेंडेड यानी कि ये इसकी मिस्ट्रेस थी, सॉरी इसकी जो मंगेतर थी कर्ज इंटेंडेड, ये जो है बहुत ज्यादा डिवोटेड थी कर्ज के साथ, ठीक है, ये उसकी। और यहाँ पे साइड पे लिखा है पिटीज फॉर हर इग्नोरेंस। कंट्रास्ट इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो इंशाल्लाह वन बाय वन, जब हम समरी पे आए नहीं है इसलिए इस पे अभी थोड़ा सा उसको रिमूव कर दें ताकि हम आगे चलें। कंट्रास्ट बहुत सारे हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के, लाइट वर्सेस डार्क, और ये आपने रजिस्टर्स पे नोट करना है। ये जो थीम्स आज हम पढ़ रहे हैं, आउटलाइंस पढ़ रहे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। लाइट वर्सेस डार्क है, हैवी वर्सेस लाइट है, इंफीरियरिटी वर्सेस सुपीरियरिटी, सिविल वर्सेस सेवेज, एक्सटीरियर वर्सेस इंटीरियर वर्सेस एक्सटीरियर, इल्यूजन वर्सेस ट्रुथ, और मेसोजाइनी वर्सेस मिसएंथ्रोपी, insanity versus sanity, racism versus anti-racism, imperialism versus insularity। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज मॉडर्निज्म, दैट इज योर बेसिक क्वेश्चन। बेटा ये अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे व्हाट इज मॉडर्निज्म। हमारा अभी तक का यहाँ का टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन क्लास? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही।